हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, तो जिन्होंने भी हिस्ट्री के वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिएगा। तो आज पहला चैप्टर हम देख लें इंडियन पॉलिटी का, जो कि है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले मैं आपको बेसिक टर्म्स बता देती हूँ। पॉलिटी का मतलब क्या होता है। तो पॉलिटी इज बेसिकली अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा मान सकते हैं हम कि अ सेट ऑफ रूल्स विच डिसाइड हाउ द कंट्री विल बी रूल्ड। किसी कंट्री में जो गवर्नमेंट रूल कर रही है वो किस बेसिस पे रूल कर रही है, कोई सेट होगा रूल्स का, लॉज का, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको। तो देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री विच ऑर्डेंस द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन विच द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री इज बेस्ड, ठीक है। अब देखो, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अदर हो सकता है ओरल कॉन्स्टिट्यूशन या तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। अगर ओरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूके का हम देखते हैं कि उनका ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये पूछा जाता है विथ एक्सेप्शन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑलमोस्ट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री पोजेस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ये भी चीज़ यहाँ से याद रख सकते हैं। तो ये बेसिक मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बताया। अब देखिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब आया था और कैसे आया था वो हम लोग देखेंगे। तो आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि जो यूएसए है, ठीक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला था कंट्री में। लाइक यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। कब बनाया था उन्होंने, तो 1787 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब अपने इंडिया का बात करते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। बट ये इन्फोर्स कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 में ये इन्फोर्स होता है। तो आपको ये दोनों डेट याद रखने हैं क्योंकि दोनों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एडॉप्टेड है 26 नवंबर 1949 एंड इट केम इन फुल ऑपरेशन ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से लिया गया है, तो जो उसका बिगेस्ट सोर्स है वो हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला जो था वो बिगेस्ट सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जो बेसिक स्केलेटन होता है, ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो इंडियन एक्ट 1935 से ली गई थी। एंड उसके बाद बहुत कुछ एड ऑन्स किया गया एंड कुछ चेंजेस लाए गए और फाइनली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया था। जो बेसिक स्केलेटन है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब चलो हम लोग देखते हैं आगे। ये देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया, उसके पहले कई सारे एक्ट आए, है ना, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स थे। तो उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिएगा, यहाँ पे हम दो पार्ट्स में करेंगे, 1857 के पहले का एंड 1857 के बाद का। 1857 में वो जो रिवॉल्ट हुआ था उसके कारण बहुत सारे चेंजेस आ गए थे, इसलिए हम इसको दो पार्ट में करेंगे। 1857 के पहले हम बोल सकते हैं कि कंपनी रूल चल रहा था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो रूल कर रही थी, इसलिए हम इसके पहले के टाइम पीरियड को कंपनी रूल बोलेंगे। जबकि 1857 के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि ब्रिटिश क्राउन जो है उनके पास पावर चल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग को दो पार्ट्स में पढ़ना है। तो देखिएगा, जो सबसे पहला वाला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। 1773 के पहले हम लोगों ने देखा था कि 1772 में ड्वेल गवर्नमेंट एंड हुआ था बंगाल में। अगर वो स्टार्ट कब हुआ था, तो 1765 से 1772
में ड्वेल गवर्नमेंट चल रहा था बंगाल में। स्टार्ट करने वाले जो पर्सन थे दैट वाज रॉबर्ट क्लाइव एंड एंड करने वाला जो पर्सन था दैट वाज वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग एंडेड द ड्वेल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। एंड इस टाइम क्या हुआ था, तो जो दीवानी एंड निज़ामत राइट है उसको कंपनी ने एक्वायर कर लिया था जो वहाँ के नवाब थे उससे। तो इतना आपको याद आया, पीछे की स्टोरी मैंने आपको बता दी। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको 3 चीज़ याद रखना है। सबसे पहले ये कि गवर्नेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज पुट अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ड्वेल गवर्नमेंट वहाँ पे एंड होता है और जो निज़ामत एंड दीवानी राइट है वो कंपनी के पास चल जाता है। एंड इस टाइम ही क्या होता है कि जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी का हमें देखने को मिलता है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है, ईयर अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट डेफिनेट स्टेप फॉर पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया। ईयर की बात करें हम तो ईयर था सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ था, 1774। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ईयर भी इम्पॉर्टेंट है। और मैंने वॉरेन हेस्टिंग के बारे में आपको बताया। वॉरेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर थे बंगाल के उस टाइम, अब उनका नाम हो गया, एक्चुअली वो जो पोस्ट था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। पहले क्या था, ओनली गवर्नर, अब क्या हो रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किस एक्ट से हुआ है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। यहाँ से क्या याद रखना आपको, 2 चीज़। यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये सेटअप किया गया, ठीक है। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थी वो 6 मेंबर टीम थी एंड इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, तो जो भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनको दे दिया गया था। जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था, ट्रेड एंड कॉमर्स को सुपरवाइज करने का। तो पिट्स इंडिया एक्ट से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 पार्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन कर रही है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, और ऐसा किया गया था टू ब्रिंग डिसिप्लिन इन कंपनी स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या कर रही थी, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, इसको आप स्किप कर सकते हैं। देन है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो कि फेमस क्वेश्चन है वो हमेशा निकल के आता है। कौन सा, तो ट्रेड मोनोपोली एंड हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। इससे पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ ट्रेड कर सकते थे, जबकि 1813 के चार्टर एक्ट में हमें देखने को मिलता है कि ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, स्टार मार्क कर लीजिए। सेकंड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन मिल जाता है टू स्प्रेड देयर रिलीजन इन इंडिया, ओके। तो ये 2 चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। यहाँ से भी एक फेमस क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जो थे उनका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए किस एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट से। अब इस एक्ट से आपको क्या याद रखना है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे अब वो बन रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो पॉइंट है इसमें ये गिवन है। तो ऐसे जो पहले पर्सन थे उनका नाम क्या था, विलियम बेंटिक, ओके। क्योंकि वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे एंड उस टाइम ये चार्टर एक्ट आता है और इस चार्टर एक्ट के थ्रू वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप दोनों चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। एंड विलियम बेंटिक के टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, लाइक सती अबॉलिश हुआ था इस टाइम पे, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी इसी टाइम पे आया था, ठीक है। तो ये आप 2-4 चीज़ याद रख सकते हैं। इसके अलावे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस था पूरे तरीके से यहाँ पे बंद कर दिया जाता है, ठीक है। जो 1813 में क्या था कि जो मोनोपोली था, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एंड, बट 1833 में जो बिजनेस है वो फुल्ली स्टॉप कर दिया गया एंड दे मूव्ड टूवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में वो घुस रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाता है चार्टर एक्ट ऑफ
1853 इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम इम्पॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिले इंडियन लेजिस्लेचर में। इसलिए क्या होता है कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि लोकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को देखने को मिलता है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू। इसके अलावे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस टाइम से स्टार्ट हुआ। हालांकि रूल्स अलग थे, बट जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट ऑफ कंपनीज एम्प्लॉय वॉज टू बी डन थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है पहले, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है कब से स्टार्ट हुआ, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से ही स्टार्ट हुआ। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। एंड लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ काउंसिल वॉज सेपरेटली आइडेंटिफाइड। तो आप ये 3 चीज़ यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी आने वाले क्लास में हम लोग को और भी सारे एक्ट्स एंड रिफॉर्म्स करने हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं मैं वो आपको बताते हुए चल रही हूँ। आपको सब कुछ याद नहीं करना है, जो बेसिक चीज़ें वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 1857 के बाद वाला जो रिफॉर्म्स आया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। तो ये हम लोग आने वाली क्लास में करेंगे। आई होप आज आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड इफ़ यू वांट टू रिकमेंड एनीथिंग प्लीज़ डू इट इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।